नमस्कार, के न्यूज नेशनल के मंच पे आपका स्वागत है। देखते हैं दिन भर की बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए देश को एक बार फिर संबोधित किया। मोदी जी ने कहा है कि आप सभी को नमस्कार, कोटि कोटि नमस्कार। मैं आप सभी का कोटि कोटि नमस्कार इसलिए कह रहा हूं कि 100 करोड़ वैक्सीन डोज के बाद आज देश नए उत्साह और नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि जनता ने हमारे हेल्थ वर्कर्स, देशवासियों के टीकाकरण में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने इनोवेशन के साथ अपने दृढ़ निश्चय से मानवता की सेवा का नया मानक स्थापित किया। तमाम चुनौतियों को पार करते हुए सुरक्षा कवच लोगों को दिया। प्रधानमंत्री ने कहा है कि मेरे प्यारे देशवासी, आप जानते हैं कि अगले रविवार 31 अक्टूबर को सरदार पटेल जी की जन्म जयंती है। मैं लौह पुरुष को नमन करता हूं। उत्तर कोरिया के लिए अमेरिका के विशेष प्रतिनिधि संग किम का कहना है कि अमेरिका उत्तर कोरिया से बिना पूर्व निर्धारित शर्तों के बातचीत के लिए तैयार है। दक्षिण कोरिया के कोरियाई प्रायद्वीप की शांति और सुरक्षा के लिए नियुक्त विशेष प्रतिनिधि नडेक्यू से सियोल में हुई वार्ता के दौरान उन्होंने ये बात कही। सुंग ने कहा था कि वो नू के साथ विभिन्न विकल्प और पहल पे काम आगे भी जारी रखेंगे। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने इस दौरान ये भी कहा कि रिपब्लिक आर्म कोरिया युद्ध खत्म करने के प्रपोजल और प्रायद्वीप को खुशहाल बनाए रखने के लिए अपने विचारों को साझा करेंगे। सूत्रों से वार्ता के दौरान सुंग ने कहा है कि अमेरिका उत्तर कोरिया में वैश्विक कोरोना महामारी से अपने मानवीय संकट को लेकर काफी चिंतित है। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका इस बात को साफ तौर पे कहना चाहता है कि अमेरिका को इस मुद्दे पे आगे बढ़ने में कोई परेशानी नहीं। उत्तर पश्चिमी ईरानी प्रांत के लिए गवर्नर को एक आक्रोशित व्यक्ति ने सार्वजनिक रूप से चेहरे पे थप्पड़ मार दिया। घटना देश के आंतरिक मंत्री की उपस्थिति में हुई समारोह के दौरान हुए अप्रिय घटना सुरक्षा घेरे का असामान्य उल्लंघन बताया जा रहा है। गवर्नर पर हमले का एक मकसद स्पष्ट नहीं हुआ। ईरान के सूत्रों में इस हमले की जड़ निजी विवाद को बताया जा रहा है। गवर्नर पर हमले के वीडियो में देखा जा सकता है कि नए प्रांतीय गवर्नर ब्रिगेडियर जनरल आबेदीन खौरमन प्रांतीय राजधानी तबरीज में पोडियम से संबोधित कर रहे थे। जानकारी के मुताबिक जिन नए प्रांतीय गवर्नर को निशाना बनाया गया वे कभी देश के अर्धसैनिक रिवोल्यूशनरी गार्ड में सेवा करते थे। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों द्वारा पाकिस्तानी आतंकवादी जिया मुस्ताफ को आतंकी ठिकाने का पता लगाने पूंछ जिले में भट्टा दूरियन ले जाया गया। इसी दौरान आतंकियों की ओर से भारी गोलीबारी की गई। सुरक्षा बलों के सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों की ओर से फायरिंग भी की गई। पुलिस ने बताया कि तलाशी के दौरान जब टीम भट्टा दूरियम के ठिकाने के पास पहुंची तो आतंकियों ने पुलिस और सेना के जवानों की संयुक्त टीम पे फिर से गोलियां बरसाई। पुलिस ने बताया है कि आतंकियों की ओर से किए गए गोलीबारी में 2 पुलिसकर्मी और 1 सेना का जवान घायल हुआ। आतंकी जिया मुस्ताक का भी चोट आई है। गौरतलब है कि पिछले सप्ताह पूंछ और राजौरी के जंगलों में छिपे आतंकियों के 2 अलग अलग हमलों में सेना के 9 कर्मी शहीद हो गए। गृह मंत्री अमित शाह आज 3 दिवसीय जम्मू कश्मीर के दौरे पे आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद जब जम्मू कश्मीर शाह का ये पहला दौरा है। दौरे के दूसरे दिन वे आज जम्मू के आईआईटी में मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्च सेंटर के 2 चरणों का उद्घाटन भी करेंगे। तीसरे चरण की नींव रखेंगे। उन्होंने देश के बड़े पुलिस अधिकारियों से पूछा था कि घाटी में इतनी बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की मौजूदगी और पर्याप्त संसाधन होने के बाद भी आतंकियों के साथ लंबे एनकाउंटर क्यों हो रहे हैं और स्थानीय युवाओं को आतंकी संगठन कैसे बहका पा रहा है। शनिवार को गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि कश्मीर को भारत सरकार से मदद आती है, आनी भी चाहिए। बहुत सही है कि कश्मीर ने, परंतु एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब कश्मीर भारत के विकास के लिए योगदान करेगा। उन्होंने आगे कहा कि 2.25 साल के बाद मैं जम्मू कश्मीर आया। सुरक्षा समीक्षा बैठक के बाद मेरा पहला कार्यक्रम यूथ क्लब के युवा साथियों के साथ हो रहा है। कैप्टन अरविंदर सिंह ने नई पार्टी की घोषणा की तैयारी की। कांग्रेस के भीतर की एक्सरसाइज पूरी होने के बाद कैप्टन अब मुखर होने लगे। शनिवार रात उन्होंने एक पोस्टर जारी कर फिर से किसान आंदोलन पे दाव खेला। कहा कि केंद्र सरकार पहले काले कानून वापस ले, तभी बीजेपी से कोई सियासी बातचीत होगी।
अब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केंद्र पर दबाव बनाना शुरू कर दिया, जिसका असर जल्द नजर आ सकता है। चर्चा ये भी है कि कैप्टन दिवाली के करीब नई पार्टी की घोषणा कर सकते हैं। कैप्टन खेमे की रणनीति अब एक कदम से कांग्रेस को झटका देने की नहीं। शुरुआत में कैप्टन के करीबी रहे कुछ पूर्व मंत्री और विधायक उनके साथ आएंगे। सूत्रों की माने तो कैप्टन करीब 15 विधायकों के संपर्क में हैं। उनकी कोशिश यही रहेगी कि चुनाव और टिकट बंटवारे तक कांग्रेस को बगावत में ही उलझा कर रखा जाए। देश भर में नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट की परीक्षाएं हो रही है, जल्दी उसका परिणाम भी जारी होगा। सरकार की बड़ी पहल ये होगी कि इस बार की नीट काउंसलिंग में 9 मेडिकल कॉलेजों की सीटों को जोड़ दे। संयुक्त निदेशक चिकित्सा शिक्षा डॉक्टर BD सिंह के मुताबिक राज्य में 9 नए मेडिकल कॉलेज बन गए हैं। इससे 100 MBBS सीटों की नेशनल मेडिकल काउंसिलिंग से मान्यता भी मिल गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 अक्टूबर को सिद्धार्थनगर से मेडिकल कॉलेजों का लोकार्पण करेंगे। ऐसे में देश भर के छात्राओं के लिए राज्य में MBBS में प्रवेश के अवसर ज्यादा बढ़ेंगे। यूपी में MBBS की कुल सीटों पे 15% ऑल इंडिया रैंक से सीटें भरी जाती हैं। इन सीटों पे देश भर के छात्रों को अवसर मिलता है। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बीच बैठक का दौर जारी है। शरद पवार इस हफ्ते 3 दिन में 2 बार शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे से उनके आधिकारिक आवास वर्षा बंगले में मिल चुके। इन बैठकों ने राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं को जन्म दिया। फिलहाल राज्य में ड्रग्स पार्टी का मामला सुर्खियों में। अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की गिरफ्तारी के मुद्दे पर राजनीति अभी जारी है। एनसीपी प्रवक्ता और मंत्री नवाब मलिक ने एनसीपी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पे कई आरोप लगाए। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और शरद पवार के बीच में हुई बैठक में इस पे भी चर्चा हुई। इसके अलावा सत्तारूढ़ महाविकास अघाड़ी गठबंधन के विभिन्न नेताओं से केंद्रीय जांच एजेंसी द्वारा पूछताछ और पवार परिवार से जुड़ी फैक्ट्रियों के खिलाफ जांच का मुद्दा भी चालू है। लखीमपुर खीरी के तुकनिया कांड के मुख्य आरोपी केंद्रीय मंत्री के पुत्र आशीष मिश्र की तबियत अभी बिगड़ी है। आशीष को बुखार होने के बाद वापस जेल भेज दिया गया। आशीष मिश्र का रक्त नमूना शुक्रवार को जांच के लिए भेजा गया। जेलर पंकज सिंह ने बताया कि उनमें डेंगू के लक्षण दिखे हैं। जांच के लिए सैंपल लखनऊ भेजा गया। अभी डेंगू की पुष्टि नहीं हुई। आशीष मिश्र मोनू की जांच टीम ने दोबारा पुलिस कस्टडी रिमांड मांगी, जिसके बाद कोर्ट में जांच टीम को पूछताछ के लिए आशीष मिश्र की 48 घंटे की पुलिस कस्टडी की रिमांड दी थी। मेडिकल में उनकी तबियत खराब मिली, जिसमें प्रथम दृष्टया डेंगू के लक्षण दिखे। एक सैंपल रिपोर्ट जांच के लिए लखनऊ भेजी गई। एनसीपी नेता ने भाजपा के दौरे बंज पर तंज कसते हुए कहा, अगर बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान का बीजेपी में शामिल हो जाएंगे तो ड्रग्स को शक्कर का बुरा मान लिया जाएगा। भुजबल ने कहा, गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पे 3000 किलो हेरोइन बरामद हुई, लेकिन उसकी जांच नहीं की जा रही। एनसीबी शाहरुख खान के पीछे पड़ी। एनसीबी लगातार क्रूज ड्रग्स प्रकरण में बीजेपी और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो पे निशाना साध रही है। एनसीबी नेता नवाब मलिक ने तो एनसीबी के खिलाफ आरोपों की छड़ी लगाई। उन्होंने शुरू से ही कहा कि यह पूरा मामला फर्जी है। एनसीबी ने टारगेट करके क्रूज पे छापा मारा और 1300 लोगों में से सिर्फ 11 लोगों को हिरासत में लिया। एनसीबी ने 8 को अपने पास रखते हुए बाकी के 3 आरोपियों को जाने भी दिया है। इटली के दक्षिणपंथी नेता व पूर्व गृह मंत्री मार्टोआ साल्विनी पर 2019 में स्पेन के प्रवासियों से भरे जहाज को सिसिली तट पर उतरने की अनुमति नहीं देने के आरोप में शनिवार को मुकदमा शुरू किया गया। साल्विनी 2018-19 के दौरान इटली के गृह मंत्री रहे और इसी दौरान उनके द्वारा लिए गए फैसलों के मामले में यह पहली बार है जब उन पे मुकदमा शुरू किया गया। इस मुकदमे में गवाहों के तौर पर तलब किए गए लोगों में अमेरिकी अभिनेता रिचर्ड गियर भी शामिल। गियर ने इटली में छुट्टी के दौरान जहाज पे प्रवासियों की दुर्दशा को देखने के बाद उनसे मुलाकात भी की थी। साल्विनी ने कहा है कि यह असली ट्रायल है क्योंकि मैंने अपना काम किया। मुझे खेद है क्योंकि यह परीक्षण कितना गंभीर हो सकता है, जहां रिचर्ड गियर हॉलीवुड से मेरे करियर के बारे में गवाही देने आए। उन्होंने जोर देकर कहा कि उन्होंने ओपन आर्म्स रेस्क्यू शिप को प्रवेश की अनुमति न देकर अपना कर्तव्य निभाया और 147 लोगों को उसने लीबिया के भूमध्य सागर में बचाया।
पंजाब की सियासत में अरूसा आलम पर मचे घमासान के बीच पंजाब कांग्रेस चीफ नवजोत सिद्धू की पहली प्रतिक्रिया सामने आई। सिद्धू ने अरूसा का नाम तो नहीं लिया, लेकिन अपनी ही पार्टी की सरकार को सीधी बात कह दी। सिद्धू ने कहा, पंजाब को जल्द अपने असली मुद्दों पर लौटना चाहिए जो हर पंजाबी और हमारे भविष्य की पीढ़ी से जुड़े हैं। नवजोत सिद्धू ने पूछा कि हम कैसे उन फाइनेंशियल इमरजेंसी को रोकेंगे जो हमारी सीढ़ियों तक पहुंच चुकी है। सिद्धू ने कहा कि वक्त ये चुनने का है कि हम पंजाब को कभी न पूरा होने वाला नुकसान होने दें या फिर डैमेज कंट्रोल के आखिरी मौके को संभालें। सिद्धू के सलाहकार सुरेंद्र डल्ला ने कहा, अरूसा पर बहस तो कैप्टन को ही फायदा पहुंचा रही है, इससे उलट सिद्धू पंजाब के मुद्दों के पहरेदार है। सरकारी तेल कंपनियों ने लगातार 3 दिन से पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी की है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के बाद दिल्ली में पेट्रोल के दाम 107.59 रुपए और डीजल के दाम 96.32 रुपए प्रति लीटर पे पहुंच गए। इस महीने 24 दिनों में पेट्रोल डीजल के दाम 19 बार बढ़े हैं। इससे राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 5.95 और डीजल 6.45 रुपए महंगा हो चुका। बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड के दाम अभी करीब $85 प्रति बैरल है, जो अगले 3 दिन से 6 महीनों में $100 प्रति बैरल तक जा सकता है। S&P ग्लोबल प्लेट्स एटलांटिक्स के मुताबिक त्योहार और शादियों के चलते अगले कुछ महीनों के दौरान भारत में पेट्रोलियम की मांग बढ़ेगी। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जुड़े सोशल मीडिया वेंचर डिजिटल वर्ल्ड एग्जीबिशन कॉर्प के शेयरों में लगातार तेजी दिख रही है। शुक्रवार को इस कंपनी के शेयर में $94.20 पे पहुंच गए। 19 अक्टूबर को शेयर 10.01 रुपए पे क्लोज हुए थे। डिजिटल वर्ल्ड एग्जीबिशन कॉर्प का ट्रंप के टेक्नोलॉजी ग्रुप स्टार्टअप के साथ मर्जर होना है। डोनाल्ड ट्रंप के इस वेंचर के अनाउंसमेंट से पहले बुधवार से लेकर शुक्रवार तक शेयर की कीमत में 9 गुना बढ़ोतरी हुई। Briefing.com के एनालिस्ट पैट्रिक ओहारे ने कहा कि DWAC के शेयर की कीमत में उछाल इस साल की शुरुआत में गेमटॉप और अन्य तथाकथित मीम स्टॉक्स में आई तेजी की याद दिलाता यह गैम्बलिंग है। TMTG और डिजिटल वर्ल्ड की यह जॉइंट प्रेस रिलीज में कहा गया कि कंपनियां अगले साल की शुरुआत में नेशनल लेवल पे एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल लॉन्च करने का प्लान बना रही है। भारत वर्सेस पाकिस्तान में आज हो रही मैच में क्रिकेट का यह ब्लॉकबस्टर मुकाबला हर ICC इवेंट की शान होगा। इस T20 वर्ल्ड में ये दोनों ही टीमें 7:30 बजे सामने हैं। भारत के पास पाकिस्तान को वनडे और T20 वर्ल्ड कप में मिलाकर लगातार 13वीं बार हराने का मौका। वहीं पाकिस्तान के पास दुनिया के सबसे बड़े टूर्नामेंट में भारत पे पहली जीत हासिल करने का मौका। भारत के पास पाकिस्तान को वनडे और T20 वर्ल्ड कप मिलाकर लगातार 13वीं बार हराने का मौका भी है। IPL के फेज 2 में हुए मुकाबलों के आधार पे बनाया जाए तो दुबई की पिच पे 150 से 117 रन के बीच के स्कोर का अनुमान लगाया गया। फेज 2 में यहाँ 13 मैच खेली गई। इनमें से 9 मैच में बल्लेबाजी करने वाली टीम जीती। वहीं पहली बैटिंग करने वाली टीम को सिर्फ 4 मैचों में जीत मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए देश को संबोधित किया। मोदी ने कहा कि आप सभी को नमस्कार, कोटि कोटि नमस्कार। 100 करोड़ वैक्सीनेशन डोज के बाद आज देश नए उत्साह, नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहा है। मोदी ने कहा, मैं जानता था कि हमारे हेल्थ वर्कर्स देशवासियों के टीकाकरण में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मोदी जी ने इनोवेशन के साथ अपने दृढ़ निश्चय से मानवता की सेवा का नया मानक स्थापित करने वाले और तमाम चुनौतियों को पार करते हुए सुरक्षा कवच प्रदान करने वाले कोरोना हेल्थ वर्कर्स का भी अभिनंदन किया। अगले रविवार 31 अक्टूबर को सरदार पटेल जी की जन्म जयंती है। मोदी जी ने कहा कि मैं लौह पुरुष को नमन करता हूं। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव बिहार पहुंचेंगे। वह ऐसे समय में पटना आ रहे हैं जब बिहार में 2 सीटों पे उपचुनाव हो रहे हैं और राजद कांग्रेस के बीच का गठबंधन टूट गया है। कांग्रेस की तरफ से कन्हैया कुमार, जिग्नेश मेवानी और हार्दिक पटेल जैसे युवा नेता चुनाव प्रचार कर रहे हैं जिनकी राष्ट्रीय छवि बन चुकी है।
माना जा रहा है कि लालू प्रसाद आएंगे और चुनाव प्रचार में जाएंगे तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। लालू अगर चुनाव प्रचार करते हैं तो भाजपा के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती है। इससे पहले भी कई मौकों पे लालू यादव ने भाजपा को मुश्किलों में डाला था। लालू ने आरक्षण की राजनीति ताकतवर तरीके से की, भाजपा ने इसके जवाब में राम मंदिर की राजनीति की, लेकिन मंडल की राजनीति का राजनीतिक फायदा उन्हें मिलता रहा। ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर के क्षेत्र ग्वालियर के मुरार इलाके में बिजली बिल की वसूली डंडे के बल पे हो रही है। बिजली कंपनी की टीम बकायेदारों को बिजली कनेक्शन काटने पहुंची। कनेक्शन काटने पे बकायेदार के टीम से विवाद हो गया था। बिजली अधिकारियों के कहने पे कर्मचारी उसे घर के घसीटते हुए बाहर लेके गए। पहले तो वो उसे डंडे से पिटवाया, फिर बंदूक से पिटवाया। उसकी पीठ पे डंडे के निशान भी उभर आए। इस बात का एक वीडियो सामने आया जिसमें आर्मी से मिली जुलती ड्रेस पहने बिजली कंपनी के सुरक्षा कर्मी मारपीट कर रहे। मारपीट के बाद बकायेदार स्थानीय लोगों के साथ मुरार थाने पहुंच गया। हंगामा शुरू कर दिया गया। बाद में एएसपी सहित कई अधिकारी थाने पे पहुंचे। बिहार पंचायत चुनाव के 5वें चरण का मतदान सुबह 7 बजे से जारी था। 38 जिलों के 58 प्रखंडों में मतदाता वोट डाल रहे हैं। सुबह 6 बजे से कई मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की भीड़ लगने लगी। इस चरण के तहत मुखिया और सरपंच पद की 845 सीट और जिला परिषद सदस्य की 124 सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। ग्राम पंचायत सदस्य और ग्राम कचहरी पंच के 1,15,553 सीट और पंचायत समिति सदस्य के 1,171 सीटों के लिए वोटिंग हो रही है। मतदान केंद्र के बाद सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए गए। वहीं झुमुई से मिली सूचना के अनुसार अब तक वहां 30% मतदान हुआ। भोजपुर के बिहा प्रखंड की कमरियाव पंचायत के कमरियाव गांव स्थित मध्य विद्यालय में घोड़े पर सवार होकर मतदान करने रामधनी सिंह भी चर्चा में। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की 3 प्रतिज्ञा यात्राएं अपने अपने पड़ाव की ओर आगे बढ़ रही है। यह यात्रा यूपी के 27 जिलों की 144 विधानसभाओं को कवर करेगी। जगह जगह पे लोगों को सरकार की नाकामियों को बताया जाएगा। साथ ही कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष प्रियंका गांधी के संघर्ष और उनकी 7 प्रतिज्ञाओं से जनता को रूबरू करवाया जाएगा। प्रतिज्ञा यात्रा का समापन 1 नवंबर को होगा। अवध के बाराबंकी में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने खुद यात्रा को हरी झंडी दिखाई। वे पूर्वांचल और पश्चिम की यात्राओं में शामिल होंगी। वरिष्ठ पत्रकार सुमन गुप्ता मानती है कि प्रियंका गांधी के महिला कार्ड से अन्य दूसरे दलों की चिंताएं बढ़ गई। यात्रा की शुरुआत करने से पहले उन्होंने खेत में धान काट रही महिलाओं के साथ खाना खाया। इससे कांग्रेस के लिए आने वाले समय कुछ लाभ मिलेगा। शाह जम्मू कश्मीर में एक रैली को संबोधित करेंगे। आर्टिकल 370 हटने के बाद शाह की जम्मू में ये पहली रैली होगी। मौसम खराब होने के कारण शाह की रैली स्थल को बदल दिया गया। शाह को पहले भगवती नगर में रैली को संबोधित करना था, लेकिन यह रैली जम्मू यूनिवर्सिटी में संबोधित होगी। भाजपा ने रैली में 1 लाख लोगों के जुटाने का लक्ष्य निर्धारित किया, लेकिन बारिश के कारण रैली को रद्द कर दिया गया। यह कार्यक्रम जम्मू विश्वविद्यालय के जनरल जोरावर सिंह ऑडिटोरियम में हुआ। ऑडिटोरियम में 2000 लोग को बैठने की क्षमता थी। ऐसे में भाजपा की बड़ी रैली का मकसद पूरा नहीं हो सका। रविवार को अमित शाह जम्मू पहुंचे थे। करीब 11:30 बजे जनरल जोरावर सिंह ऑडिटोरियम में आज उनका कार्यक्रम था। उधमपुर व हंदवाड़ा के मेडिकल कॉलेज की नींव पत्थर भी रखेंगे। बाद में अमित शाह IIT नगरोटा जम्मू में ब्लॉक का उद्घाटन करेंगे और नए ब्लॉक की नींव की पत्थर भी रखी। प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार को वैक्सीनेशन बनाने वाली कंपनियों के प्रमुखों के साथ एक अहम मीटिंग की। बैठक में कोविशील्ड बनाने वाली सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO अदार पूनावाला समेत 7 अन्य कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल हुए। अदार पूनावाला के पिता साइरस पूनावाला ने मीटिंग खत्म होने के बाद कहा कि यदि प्रधानमंत्री वैक्सीनेशन पे ध्यान केंद्रित नहीं करते और स्वास्थ्य मंत्रालय ही इसे चला रहा होता तो आज 100 करोड़ डोज नहीं लग पाते। देश में 100 करोड़ डोज वैक्सीन लगाने के बाद पीएम ने वैक्सीन निर्माताओं से उनके अनुभव जाने। इसके साथ ही उन्होंने वैक्सीन रिसर्च को आगे बढ़ाने के बारे में भी चर्चा की।
देश में गुरुवार को 100 करोड़ वैक्सीनेशन डोज का आंकड़ा पार हुआ है। इसके बाद कई कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। प्रधानमंत्री ने वैक्सीनेशन को और ज्यादा तेज करने के और गरीब देशों को सप्लाई करने पे भी बात की। पीएम मोदी ने गोवा के स्वयंपूर्ण मित्रों के साथ बातचीत की थी। इस दौरान मोदी जी ने कहा कि जब सरकार का साथ और जनता का परिश्रम मिलता है तो ऐसे परिवर्तन आता है और आत्मविश्वास भी आता है। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने सारे वैक्सीनेशन निर्माताओं के साथ में बात की है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने इससे पहले गोवा में आत्मविश्वास बढ़ाने और लंबे समय तक गोवा में राजनीतिक स्वार्थ और राजनीतिक अस्थिरता को राज्य में हानि पहुंचाने के बारे में बात की। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह पर निशाना साधते हुए महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने शनिवार को कहा, महाराष्ट्र में आरोपी ही नहीं कई बार तो शिकायतकर्ता भी लापता हो जाते हैं। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अनिल देशमुख पे 100 करोड़ रुपए की वसूली का आरोप लगा चुके परमवीर कई जांच एजेंसियों के बुलाने के बावजूद उनके सामने नहीं आ रहे। इंटेलिया विस्फोटक बरामदगी केस में भी एनआईए उनसे पूछताछ करना चाहती है। इसके अलावा उनके खिलाफ चांदीवाल कमीशन और सीबीआई का पूछताछ का भी समन्स है। ठाणे पुलिस ने उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी की। सीएम औरंगाबाद में बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद पीठ के एनेक्स इमारत के लोकार्पण समारोह में बोल रहे थे। इस कार्यक्रम में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ भी शामिल हुए और उन्होंने कुछ अजीब मुकदमों का जिक्र करते हुए कहा, सांगोला तालुका में एक लंबित मुकदमे का आरोपी 1998 से फरार है और अब तक उसका कोई पता नहीं। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा, यहाँ तो शिकायत दर्ज करवाने के बाद शिकायतकर्ता लापता हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में वाकई ध्यान देना जरूरत है। अब वो शिकायत दर्ज हुई है तो जांच भी होगी, जांच हो रही है, लेकिन कोई सीमा या हद तो होनी चाहिए। न्याय करना किसी एक आदमी का काम नहीं, ये सामूहिक काम है। गृह मंत्री अमित शाह शनिवार को जम्मू कश्मीर के दौरे पे पहुंचे हैं। श्रीनगर के स्थित राजभवन में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर हाई लेवल मीटिंग। अमित शाह ने कहा है कि कश्मीर की शांति में कोई खलल नहीं डाल सकता। शाह ने कहा कि 5 अगस्त 2019 को घाटी में आतंकवाद परिवारवाद का अंत हो गया। 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 317 रद्द होने के बाद 25 महीने बाद शाह की ये पहली जम्मू कश्मीर यात्रा। श्रीनगर एयरपोर्ट पे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने गृह मंत्री का स्वागत किया था। शाह यहां से सीधे जम्मू कश्मीर सीआईडी के शहीद इंस्पेक्टर परवेज अहमद डार के घर पे पहुंचे थे। उन्होंने परवेज को श्रद्धांजलि दी और उनके घर वालों से भी मुलाकात की। शाह ने कहा कि 2.5 साल पहले पत्थरबाजी की खबरें आती थी, अब कश्मीर के युवा विकास की बात कर रहे हैं, उन्हें विकास की गतिविधियों से जोड़ेंगे। उन्होंने कहा, हर पंचायत में यूथ क्लब बनना चाहिए। युवा हमेशा एक बात याद रखे, जीवन संभावनाओं से भरा हुआ है, निर्भरता उन पर करती है। आपके सामने जो संभावना है उसे उपयोग कैसे करना है। लक्ष्य तय करते वक्त ये नहीं सोचना कि मैं इसे पूरा कर पाऊंगा या नहीं। लक्ष्य तय किया और आगे बढ़ते रहे। गुजरात में नई सरकार की स्थापना के बाद तेजी से विभिन्न प्रकार के निर्णय लिए जा रहे हैं। दूसरी ओर राज्य की रूपाणी सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों की समीक्षा करने की सूचना भी अधिकारियों को दी गई। रूपाणी सरकार में जो योजनाएं बनाई गई उसमें जनहितैषी जो योजना होगी वो तेजी से शुरू की जाएगी। गैर जरूरी योजनाओं को स्थगित किया जाएगा, जबकि केंद्र के साथ संलग्न होने वाली इस तरह की योजना और प्रोजेक्ट को प्राथमिकता देने का निर्णय लिया गया। इस साल बनाए गए इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की पॉलिसी की भी समीक्षा की जाएगी। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल सरकार राज्य में विभिन्न विभागों की नई 5 पॉलिसी लाने की तैयारी कर रही है। गुजरात की रूपाणी सरकार के समय में जो निर्णय लिए गए थे उन सभी की समीक्षा की जाएगी। प्रोजेक्ट रद्द नहीं किए जाएंगे, लेकिन इसमें बदलाव जरूर किए जा सकते हैं। राज्य के कृषि विभाग के सरकारी पड़तर जमीन को उद्योगों के लिए उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया गया था, उसे फिलहाल स्थगित किया गया। सूत्रों के अनुसार राज्य के 26 विभागों में नई योजना शुरू की गई थी और शुरुआत में ऐसी योजनाएं विवादों में रही है। ऐसी योजनाओं को फिलहाल स्थगित रखने का निर्णय लिया जा सकता है। विभिन्न विभागों के उच्च अधिकारियों को इस संदर्भ में सूचना दी गई कि उनके विभागों के सभी योजना प्रोजेक्ट की सूची बनाकर कैबिनेट मंत्रियों के साथ मिलकर समीक्षा की जाए।
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे की कोरोना रिपोर्ट अभी पॉजिटिव आई है। फिलहाल उन्होंने खुद को घर में ही क्वारंटीन किया। राज ने सोशल मीडिया पे पिछले एक सप्ताह के दौरान संपर्क में आने वाले लोगों से टेस्ट करवाने की बात भी कही। राज ठाकरे पिछले कई दिनों से पुणे, नासिक समेत कई शहरों का दौरा कर रहे थे। इस दौरे में पुणे में पार्टी पदाधिकारियों के साथ भी बैठक हुई थी। राज ठाकरे कोरोना काल में भी कभी मास्क पहनते नजर नहीं आए। वे अपने घर कृष्ण कुंज पर भी लोगों से बिना मास्क लगाए ही मुलाकात करते थे। बीएमसी के अधिकारियों के मुताबिक राज और उनकी मां को कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज भी लग चुके हैं। मनसे प्रमुख के घर काम करने वाली एक महिला को कोरोना संक्रमण हुआ था। इसकी पुष्टि के बाद राज ठाकरे ने अपने सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए। राज की शनिवार को मुंबई के भांडुप और रविवार को पुणे में एक सभा होने वाली थी। वे कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करने वाले थे। मनसे की ओर से कहा गया कि रद्द की गई सभी सभाओं के बाद वे किया जाएगा। कुछ दिन पहले अयोध्या के संतों ने राज ठाकरे के घर पे उनसे मुलाकात की थी। कोरोना की दूसरी लहर की शुरुआत से पहले फरवरी 2021 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पत्रकारों ने राज से मास्क नहीं पहने पे सवाल पूछा तो उन्होंने कहा मास्क नहीं पहनता। अगर राज्य में कोरोना इस कदर तेजी से बढ़ रहा है और लोगों की जान को खतरा है तो फिर राज्य में होने वाले महानगर पालिका चुनाव को भी आगे बढ़ाया जाना चाहिए। राजस्थान के जैसलमेर से सटे बॉर्डर के पास सैटेलाइट फोन के जरिए पाकिस्तान में बातचीत हुई है। ये जानकारी मिलते ही सेना ने अलर्ट जारी किया। बातचीत बॉर्डर से लगे पोछिना गांव की सरहद के पास की गई। ये बात पाकिस्तान बॉर्डर से महज 5 किलोमीटर दूर की गई। इनपुट मिलते बीएसएफ और सुरक्षा एजेंसियों ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन बातचीत करने वाले ट्रेस नहीं हो गए। अब तक की जानकारी के मुताबिक गुरुवार देर रात किसी ने सैटेलाइट फोन से पाकिस्तान बात की थी। बीएसएफ ने पोछिना पंचायत मुख्यालय के साथ करड़ा और बींजराज का तलाक गांव के लोगों से पूछताछ कर पूरे मामले की पड़ताल की। हालांकि ग्रामीणों ने बताया कि सीमा पार उनकी कोई रिश्तेदारी नहीं, लेकिन फिर भी सुरक्षा एजेंसियां हर एंगल से जांच कर रहे हैं। बताया जाता है कि सर्दियां शुरू होने के साथ अरब के शेख पाकिस्तान की ओर रुख करते हैं। भारत पाकिस्तान बॉर्डर के आसपास के इलाकों में शिकार के लिए भी आते हैं। ये लोग ज्यादातर सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल करते हैं। बॉर्डर के नजदीक आते ही सैटेलाइट फोन ट्रेस हो जाता है। इससे पहले भी जैसलमेर में ऐसे 1-2 मामले सामने आए जब टूरिस्ट सैटेलाइट फोन लेके पहुंचे थे। अमेरिकी सेना की सीरिया में की गई एयर स्ट्राइक में अलकायदा का प्रमुख नेता अब्दुल हामिद अल मतर मारा गया। अलकायदा के इस बड़े नेता के मारे जाने के बाद दुनिया भर में हमलों की साजिश करने वाले उन्हें अंजाम देने की अलकायदा की क्षमता कुछ कम हो। रिक सभी ने कहा कि अब एयर स्ट्राइक MQ-9 एयरक्राफ्ट के इस्तेमाल से की गई। इससे किसी नागरिक को कोई नुकसान पहुंचने की खबर नहीं। अलकायदा अमेरिकी और उसके साथ देशों के लिए खतरा बन गया है। अलकायदा सीरिया को एक सुरक्षित जगह के तौर पर इस्तेमाल करता है और यहां से दुनिया भर में आतंकी हमलों का अंजाम देता है। 2 दिन पहले ही दक्षिणी सीरिया में अमेरिकी आउटपोस्ट पे हमला हुआ था। रिक सब्बी ने यह नहीं बताया कि क्या अमेरिका ने यह स्ट्राइक इस हमले के जवाब में की थी। सितंबर में पेंटागन से विद्रोहियों के कब्जे वाले सीरिया के उत्तर पश्चिमी इलाकों में स्ट्राइक की गई थी। इसके अलावा अलकायदा का एक और सीनियर नेता सलीम अबू अहमद भी इस एयर स्ट्राइक में मारा गया था। ये एयर स्ट्राइक हदलीब नगर में हुई। यह इलाका सीरिया के हथियारबंद विद्रोही गुटों के हाथ में है। इन गुटों में अलकायदा का साथी समूह हयात ताहिर अल शाम भी शामिल। उत्तर कोरिया को लेकर संयुक्त राष्ट्र ने स्वतंत्र रिपोर्ट जारी की। इसमें बताया गया कि उत्तर कोरिया में खाद्यान्न संकट की वजह से लोगों ने खुदकुशी करना शुरू किया है। रिपोर्ट में कहा गया कि एशियाई देश अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से उतना अलग थलग कभी नहीं हुआ जितना आज है। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने 2 साल से देश की सीमाएं पूरी तरह से बंद करके रखी ताकि देश में कोरोना का संक्रमण खतरा पैदा ना हो। इसका सबसे ज्यादा असर कमजोर बच्चों और बुजुर्गों पे पड़ रहा है। भारी संख्या में लोग भूखमरी का शिकार हो रहे हैं। यूएन स्पेशल सुपरवाइजर थॉमस ओजिया किटाना ने 6 लाख बाद महासभा को अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंपी। इसे लेकर किटाना ने कहा, देश में आंदोलन पर पाबंदी है, लोग देश के बाहर नहीं जा सकते, लोगों को तत्काल बुनियादी सामानों की जरूरत है।
बिहार सरकार के खान एवं भूतपूर्व मंत्री जनक राम के निजी सहायक बबलू कुमार आर्य को शनिवार को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया। उन पर गलत तरीके से संसद में एंट्री के लिए पास बनवाने का आरोप है। उसके खिलाफ गोपालगंज के सांसद डॉक्टर आलोक सुमन ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, गृह मंत्री अमित शाह, पीएमओ और दिल्ली पुलिस से शिकायत की। जांच में सही पाने पर उन्हें गिरफ्तार किया गया। सांसद का आरोप है कि बबलू कुमार आर्य ने मेरे नाम का सहारा लेकर संसद भवन के लिए फर्जी पास बनवाया। बबलू आर्य के साथ साथ एक कारोबारी महेश को भी गिरफ्तार किया गया। संसद भवन में प्रवेश के लिए बबलू आर्य ने फर्जी तरीके से खुद का और गोपालगंज के रहने वाले महेश का भी पास बनवाया था। सांसद डॉक्टर सुमन ने बताया, बबलू ने मेरे नाम का सहारा लेकर फर्जी पास बनवाया। इस सुरक्षा मामले में बड़ी चूक है। जब इसकी जांच की गई तो पाया गया कि फर्जी तरीके से उनसे संसद में पीए का पास अपने नाम पे निर्गत करा लिया, जबकि वो मेरा पीए नहीं है। ये पास तभी बन सकता है जब कोई सांसद अपने किसी निजी सहायक को अपने लेटर हेड पे लिखकर लोकसभा में जाने की अनुमति देता है, लेकिन बबलू ने किसी भी प्रक्रिया को फॉलो नहीं किया। दिल्ली दौरे से लौटे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राहुल गांधी से मुलाकात से इनकार किया। कहा कि 16 अक्टूबर को राहुल गांधी से मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई। हम लोग सिर्फ वर्किंग कमेटी की बैठक में मिले थे। इस दौरान हमारे बीच कोई बातचीत नहीं हुई। हालांकि इससे पहले भी गहलोत की ओएसडी ने राहुल गहलोत से मुलाकात का खंडन किया था। गहलोत ने कहा, वर्किंग कमेटी की मीटिंग में प्रियंका गांधी, के वेणुगोपाल और अजय माकन थे। उन्होंने कहा, जब तक कैबिनेट का पुनर्गठन नहीं होगा तब तक अफवाहों के खेल में मीडिया फंस गया। गहलोत शनिवार को एसएमएस अस्पताल में गांधीवादी सुब्बा राव से मिलने के बाद मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। 16 अक्टूबर को राहुल गांधी के घर पे बैठक होने के बावजूद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की उनसे मुलाकात नहीं हुई। खुद गहलोत ने साफ कर दिया कि इस बार के दिल्ली दौरे में सोनिया गांधी और राहुल गांधी से उनकी मुलाकात नहीं हुई। राहुल गांधी के घर हुई बैठक को लेकर सियासी गलियारों में जिस तरह की चर्चाएं चल रही है, उसका गहलोत ने खुद सामने आके खंडन किया। उसने भी नई चर्चाओं को बल दे दिया। गहलोत मीडिया पर भी जमकर बरसे और कहा कि मुझे शर्म आती है कि मीडिया कहां जा रहा है। राहुल गांधी के घर पर बैठक वाले दिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रभारी अजय माकन ने मीडिया के सवालों को जवाब देना उचित नहीं समझा था। राहुल के घर बैठक के बारे में कोई ब्यौरा नहीं देने से सियासी हलकों में अलग अलग अटकलें लगाई जा रही है। मुख्यमंत्री के खिलाफ जाने वाली 3 दिन पहले ओएसडी से खंडन करवाया। आज गहलोत ने खुद मोर्चा संभाला। गहलोत के 7 दिन बाद बयान जारी करने से कई मायने निकल रहे हैं। जयपुर के रिद्धि सिद्धि चौराहे पे शनिवार को हंगामा हुआ जब लो फ्लोर बस में अचानक आग लगी। आग इतनी भीषण थी कि कुछ ही देर में आग ने विकराल रूप ले लिया। 10 मिनट में पूरी बस जल के खाक हो गई। गनीमत रही कि इसी दौरान बस में मौजूद सवारियां सकुशल बाहर निकल गई थी। दरअसल खिरणी फाटक से ट्रांसपोर्ट नगर के लिए 7 नंबर बस रात 8 बजे रवाना हुई। गुर्जर की थड़ी से होते हुए रिद्धि सिद्धि चौराहे की तरफ बस जा रही थी। बस के इंजन में अचानक से आग लगी, जिसके बाद बस चालक ने बस में सवार लोगों को और ड्राइवर को जानकारी दी। इसके बाद ड्राइवर ने बीच रास्ते में बस को रोककर सवारियों को सकुशल बाहर निकाला। ड्राइवर की तत्परता से बस में सवार लोगों की जिंदगी बची। कुछ ही देर में पूरी बस जल के कबाड़ में तब्दील हो गई, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग जुट गए। गांजा और हुक्का बैन किए जाने को लेकर अब सियासी प्रतिक्रिया सामने आई। पूर्व मंत्री भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने सरकार पे तंज कसा। चंद्राकर ने सीएम पर एक पोस्ट शेयर करते हुए बघेल के एक भी पति न आने पर वाले बयान पे तंज कसा। चंद्राकर ने कहा, छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी पीएल पूनिया को टैग करते हुए लिखा गया, पीएल पूनिया जी, मैं भी मुख्यमंत्री जी के गांजा वाले बयान से सहमत हूं। मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को नवा रायपुर में एसपी और आईजी रैंक के अफसरों की बैठक की थी। मुख्यमंत्री ने भूपेश बघेल ने अफसरों की बैठक में कहा कि प्रदेश में हुक्का बार पर पूरी तरह प्रतिबंध करना चाहिए। प्रदेश में नशे के कारोबार को पनपन न दिया जाए, पुलिस अधीक्षक कड़ी कार्रवाई करे। गांजे और हुक्के को बैन किए जाने पर पूर्व सीएम डॉक्टर रमन ने भी ट्वीट के जरिए एक सवाल सीएम बघेल से पूछा। ट्विटर पर लिखा, मुख्यमंत्री जी, छत्तीसगढ़ की माता बहनें पूछ रही है।
शराब भी नशा है, उसके विरुद्ध युद्ध कब शुरू होगा? पौने 3 साल से कांग्रेस सरकार तो उसे शुद्ध मानकर ही बैठी है, फिर शराबबंदी कभी होगी या नहीं? दरअसल हुक्का और गांजा बैन किए जाने के फैसले को भूपेश बघेल ने नशे के खिलाफ युद्ध बताकर ट्वीट किया था। इसी पर पलटवार करते हुए रमन ने ये ट्वीट किया। छत्तीसगढ़ के कोविड सेंटर से निकाले गए स्वास्थ्य कर्मचारियों में शनिवार को प्रदर्शन हुआ। रायपुर में सुबह 5 बजे प्रदर्शनकारी लाश बनकर लेट गए। पास बैठी युवतियां माथा पीट पीट के रोने लगी। वे अपनी बदहाली के जिम्मेदारों को कोस रही थी और रोजगार की मांग कर रही थी। यह प्रदर्शन करीब 3 घंटे तक बूढ़ापारा की सड़कों पर जारी रहा। कर्मचारियों के इस प्रदर्शन की जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई। प्रदर्शनकारियों से पुलिस अफसरों ने कहा कि वो सड़कों को जाम कर रहे हैं। बीच सड़क से हटने को करने पर कोरोना वॉरियर्स राजी नहीं हुए। सुबह के वक्त ही उनकी पुलिस से बहस हुई। ना मानने की स्थिति में पुलिस की टीम ने 30 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया। अब उन्हें सेंट्रल जेल ले जाया गया। अब तक की खबरों में बस इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए जुड़े रहे के न्यूज के साथ। नमस्कार।